हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन का जो राष्ट्रीय पर्व था वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज हम 20 तारीख को फिर से अपने दैनिक डेली रूटीन पर आ गए हैं। मित्रों, आज का एपिसोड विशेष तौर पर विधि के विद्यार्थियों के लिए है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो जुडिशरी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल जज, हायर जुडिशियल सर्विस एंड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और भी बहुत सारे एग्जाम हमारे देश में न्यायिक जगत में होते ही रहते हैं। इनको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इससे पहले सीआरपीसी हुआ करती थी, सीआरपीसी को अब बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इसमें कुछ धाराओं को इधर से उधर किया गया है, कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया है और ऐसे प्रावधान जो समय के कारण प्रचलन के योग्य नहीं रह गए थे, जिनका सीआरपीसी में या नई वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई जरूरत या कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसे प्रावधानों को निकाल के बाहर किया गया है। तो आज का हमारा लेक्चर है बीएनएसएस का अध्याय 2, कोड्स एंड क्लासिफिकेशंस, दंड न्यायालयों का वर्गीकरण, क्रिमिनल कोड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। मित्रों, पहले भी ये जो चैप्टर था अध्याय 2 धारा 6 से ही स्टार्ट होता था, इसमें भी धारा 6 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें धाराओं को इधर से उधर क्रम कर दिया गया है। मोस्टली 90% जो सब्जेक्ट मैटर था वो पुरानी वाली सीआरपीसी का ही है। बीएनएसएस में कुछ नए प्रावधानों को जोड़ दिया गया है, जैसे कि पुलिस कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन एरिया को इसमें से हटा दिया गया है, जो सेक्शन 8 में हुआ करता था। महानगर क्षेत्र, अब महानगर क्षेत्र यहां पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसमें कुल मिलाकर अध्याय 2 है ये, और अध्याय 2 में आपको देखने को मिलेंगी सेक्शन 6 to, वैसे तो ये 20 तक जाएगा चैप्टर, लेकिन इसमें से 6 to 17 ये कोड का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्रिमिनल कोड्स 6 to 17। इसके बाद 18, 19 और 20 ये 3 धाराएं आपको प्रोसिक्यूशन के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, सरकारी वकीलों का इसमें वर्णन है, सरकारी वकील कैसे बनते हैं, सरकारी वकीलों की कितनी श्रेणियां होती हैं, सरकारी वकील का जो अधीनस्थता होती है वो कैसे होती है, कौन से वकील किसके अधीनस्थ होंगे, अभियोजन निदेशालय होगा, अभियोजन निदेशालय कैसे काम करेगा, अभियोजन निदेशालय का गठन कैसे होगा,
है ना। ये सारी बातें 18, 19, 20 इन 3 धाराओं में आपको, इसलिए आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, पहले भाग में आप क्रिमिनल कोड्स को रख दीजिए 6 to 17, दूसरे भाग में आप प्रोसिक्यूशन को रख दीजिए 18 to 20। ठीक, 3 धाराएं हैं। इसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ है, वो हम देखते हैं। देखिए, तो धारा 6 यानी कि सेक्शन 6 क्रिमिनल कोड्स के बारे में बात करती है। क्रिमिनल कोड्स का जो स्ट्रक्चर है पुरानी वाली सीआरपीसी में था, वही स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसा का वैसा उसमें उतार दीजिए। उच्च न्यायालयों को अगर निकाल दें तो उच्च न्यायालय सीआरपीसी से गवर्न नहीं होता है, इसलिए सीआरपीसी के दायरे में उच्च न्यायालय नहीं आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है। तो उच्च न्यायालय क्रिमिनल कोड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, धारा 6 के अकॉर्डिंग। और ऐसा कोई न्यायालय नहीं आएगा जिसको बीएनएसएस लागू नहीं होती है, वो किसी स्पेशल लॉ के अंतर्गत उस क्रिमिनल कोड का गठन किया गया है, तो ऐसे कोर्ट्स के लिए इसमें प्रोविजन नहीं है, वो अलग से है। तो यहां जो सीआरपीसी के क्रिमिनल कोड्स हमें देखने को मिलेंगे, इसमें हमें सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट, देखिए यहां हमें कौन कौन से मिलेंगे, सेशन कोर्ट, जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएससी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब आते हैं, ठीक, आपका प्रश्न है कि किसी के मन में आ सकता है कि सर जेएमएफसी हो गया, जेएमएससी हो गया, तो जो सीजेएम है वो क्या है? आपने इसमें ना बताया और ना ही बीएनएसएस में इसका हवाला दिया गया है। तो साथियों, जो सीजीएम की पोस्ट होती है वो इनमें से ही मिलकर के बनती है, ये इसी टाइप के कोर्स होते हैं, इनमें से मिलकर के बनती है, वो अलग से एक व्यवस्था की गई है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स पर। ये पूरी तरीके से जुडिशियल वर्क करने वाले कोर्ट हैं, जुडिशियल वर्क इनके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, एडीएम, ये जो न्यायालय हैं इनको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स। एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं ना, इसलिए एग्जीक्यूटिव कोर्ट इसको बोल सकते हैं। इनका काम एग्जीक्यूटिव वर्क करना है, इनका काम जुडिशियल वर्क करना है। अब यहां हमने न्यायालय को भी 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, जुडिशियल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट। ठीक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में जो हमें प्रोविजंस देखने को मिलेंगे वो कुछ बदले हुए प्रोविजन हैं जो कि पुरानी सीआरपीसी में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें पहला, इसमें से मेट्रोपॉलिटन एरिया को हटाया गया, तो यहां से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी हट गए हैं, क्योंकि अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा सीआरपीसी का धारा 8 वाला, इसलिए मेट्रोपॉलिटन वाला वो मजिस्ट्रेट वाले सेक्शन थे वो भी यहां पर नहीं है। आप देखना बीएनएसएस को खोल करके। इसमें पुलिस कमिश्नर और एसपी को कुछ पावर्स दी गई हैं जो कि अभी आगे हम आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, ये हैं कुल मिलाकर के कैटेगरी सेशन कोर्ट, जेएमएफसी, जीएमएससी
और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ये इतने सारे, और सरकार चाहे तो फिर जॉइंट कलेक्टर ये होते हैं पद गठित कर सकती है, लेकिन इन सब के अंतर्गत आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एडीएम, एसडीएम। धारा 7, धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 ये बताती है प्रादेशिक खंड, जो पहले भी वही धारा थी, आज भी वही धारा है, और पहले भी वही सब कुछ मटेरियल था जो आज बीएनएसएस में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साफ साफ लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। ठीक, राज्य सरकार डिसाइड करेगी सेशन खंड की सीमाओं को, सेशन खंड की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, इस सारा काम राज्य सरकार का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला एक सेशन खंड की इकाई होगा। और आपने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, उन 52 जिले में 52 जिला न्यायालय हैं, और उन्हीं 52 जिला न्यायालयों में सेशन कोर्ट भी कार्यरत हैं, जिन्हें हम क्रिमिनल कोर्ट्स का, ट्रायल कोर्ट्स में क्रिमिनल सुपीरियर कोर्ट्स मान सकते हैं क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए सेशन कोर्ट को। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में एक एक और सेशन कोर्ट है। तो ये सेशन कोर्ट को बनाना, सेशन कोर्ट की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम करेगी राज्य सरकार। इस बात को दिमाग में डाल दीजिए, ज्यादा कुछ हमें इसमें नहीं देखना है। इसके बाद आते हैं हम, पुरानी जो सीआरपीसी थी उसमें धारा 8 आती थी, उसमें महानगर क्षेत्र था। अब ये महानगर क्षेत्र इसमें से है नहीं है, हटा दिया है। धारा 8 में आ जाएगा आपका सेशन कोर्ट। यहां से हमें कुछ बातों को समझना है। एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो आपको बार बार समझने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बार बार आपको, जैसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए कि एग्जाम में जब हम ओटी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उस समय हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो इन प्रश्नों को अगर हम ठीक से पहली बार में अध्ययन कर लें तो हमारी जो समस्या है भ्रमित होने की कि नहीं ये वाला नहीं ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं ये वाला आंसर होगा, वो समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 8, इसमें सेशन कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है कि सेशन कोर्ट का गठन कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से ओटी बनती है। ऐसे तो हर एक सेक्शन से ओटी बनती है, लेकिन इसमें से स्पेशली ओटी बनती है। इसमें सेशन कोर्ट के गठन की बात की गई है। ठीक है, प्रत्येक प्रादेशिक खंड के लिए, प्रत्येक सेशन खंड के लिए, प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय होगा। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सेशन न्यायालय बन गया, भवन हो गया, सारी सुख सुविधाएं हो गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि सेशन न्यायालय जब तक न्यायाधीश नहीं होगा, वो न्यायालय कैसा? न्यायाधीश की भी नियुक्ति न्यायालय में करनी है। अब ये जो नियुक्ति की जाएगी ये किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर हाई कोर्ट के द्वारा? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेशन कोर्ट के लिए एक सेशन न्यायाधीश, पीठासीन सेशन न्यायाधीश होगा, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं जजेस की सेशन न्यायालय तक क्रिमिनल कोर्ट्स में, एग्जीक्यूटिव को हटा दो या एग्जीक्यूटिव को हटा दो,
क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नीचे वाले हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इसलिए इनको हाई कोर्ट जरूर है, क्रिमिनल कोर्ट्स, लेकिन इनके ऊपर हाई कोर्ट की अधिकारता नहीं रह जाती। यहाँ गवर्नमेंट की अधिकारता रहती है और गवर्नमेंट ही इनका अपॉइंटमेंट देती है। ठीक है। जुडिशियल जो जजेस है, जुडिशरी में जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा किए जाएंगे। सेक्शन में क्या लिखा है उसको छोड़ दो, हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। सेशन कोर्ट के जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के जज हो, JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इन सबका अपॉइंटमेंट उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट इनके उसकी अधिकारता रखेगा, हाई कोर्ट। वहीं SDM, DM, ADM इनकी अधिकारता किसके अंडर में होगी? गवर्नमेंट के अंडर में। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अब आते हैं हम अपर सेशन न्यायाधीश पर। मित्रों इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा आप इसे। जो पुरानी CRPC थी 1973 की, इसमें एक सहायक सेशन न्यायाधीश का पद था, लेकिन अब जो नई वाली BNSS आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें असिस्टेंट सेशन जज का पद नहीं है। इसमें दो ही पद हैं सेशन स्तर पर, सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश। तो अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? देखिए, जितना बड़ा जिला, जितना अधिक वर्कलोड, उतने अधिक अपर सेशन न्यायाधीश, और ऐसे सभी अपर सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी, कंफर्म। जैसे DM की नियुक्ति सरकार करती है, तो जितने भी ADM होंगे उस जिले के अंदर, वैसे एक ही ADM है लेकिन सरकार जितने चाहे उतने अपॉइंट कर सकती है, उन सबकी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। आई होप कि अब परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी कि किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। एक और प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट निकल के सामने आता है कि जिला, अगर कोई बड़ा जिला है, 40-50 किलोमीटर दूर से लोग उस जिले में आते हैं, 50-50, 60, 70, 100 किलोमीटर के जिले होते हैं, तो लोगों को आने में परेशानी होना हो, इसलिए उसी जिले में, उसी जिले के किसी और दूसरे उपखंड पर सेशन न्यायालय स्थापित किया जाएगा, और वहां जो अपर सेशन न्यायाधीश काम करेंगे उस उपखंड में, उनकी भी नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा ही की जाएगी, और यहां से जिले में से ही किसी सेशन न्यायाधीश को उपखंड का सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, और ये सारी की सारी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। जहां पर अपॉइंटमेंट शब्द आ जाए और जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, तो आप आंख बंद करके हाई कोर्ट लगाओ, क्योंकि सेशन न्यायालय कभी नियुक्ति नहीं करता है, हाई कोर्ट ही करता है नियुक्ति। जितने भी जजेस, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, इनकी नियुक्ति नहीं होगी। JMFC और JMSC इनकी नियुक्ति नहीं होती, इनको एम्पावर्ड किया जाता है, शक्तियां प्रदान की जाती हैं क्रिमिनल ट्रायल को डील करने के लिए कुछ समय के लिए। और ये शक्तियां कौन प्रदान करता है? इनको एम्पावर्ड कौन करता है? इनको एम्पावर्ड करता है हाई कोर्ट, और इनसे शक्तियां भी हाई कोर्ट ही वापस ले सकता है। आपने देखा होगा जब सिविल जज का एग्जाम होता है तो उसका नाम ही है सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश। उसकी जो भर्ती होती है वो एक न्यायाधीश के पद पर होती है, लेकिन उसे जुडिशियल क्रिमिनल साइड में जुडिशियल वर्क करने के लिए मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां दी जाती हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा ही दी जाती हैं। उसमें उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता, अपॉइंटमेंट उसका व्यवहार न्यायाधीश के पद पर होता है। ठीक है, तो सेशन उपखंड हो गया। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर इसी धारा 8 में। मान लिया जाए सेशन कोर्ट के जज साहब हैं, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, कोई आवेदन आता है, अर्जेंट सुनवाई उसकी होनी है। क्या होता है
आवेदन उस समय आया जब सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त था। ये रिक्तता कई प्रकार से हो सकती है, उसकी बीमारी से हो सकती है, उसकी छुट्टी से हो सकती है, लेकिन यहाँ छुट्टी और बीमारी वाली रिक्तता नहीं है। यहाँ पर पद रिक्त है, किसी कारण से उसका या तो ट्रांसफर हो गया है, या उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, या फिर वह व्यक्ति रिटायर हो चुका है, या उसका अपॉइंटमेंट दूसरी जगह हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अपॉइंटमेंट दूसरी जगह, अरे जो डीजे होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनका अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट जज के लिए होता है। तो मान लीजिए किसी डीजे का अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनको ही सेशन न्यायाधीश बोला जाता है। उनका अपॉइंटमेंट यदि होता है हाईकोर्ट के लिए तो ये पद रिक्त हो जाएगा। अब पद रिक्त हो गया, चूंकि आवेदन की सुनवाई करनी किसको थी? सेशन न्यायाधीश को करनी थी। किसको करनी थी? सेशन न्यायाधीश को इसकी सुनवाई करनी थी। लेकिन अब सेशन न्यायाधीश का पद तो रिक्त है, तो क्या करेगा हाईकोर्ट? कौन डिसीजन लेगा? वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एब्सेंट है, तो अपर सेशन न्यायाधीश को तो अधिकारता नहीं है डिसीजन लेने की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हाईकोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो अर्जेंट आवेदन आया हुआ है उस पर सुनवाई होनी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनुपस्थित है। ऐसी कंडीशन में कौन सा अपर सेशन न्यायाधीश इसकी सुनवाई करेगा, वो अपर सेशन न्यायाधीश सिलेक्ट कर देगा हाईकोर्ट। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर अपर सेशन न्यायाधीश भी सुनवाई के लिए उपस्थित ना हो, उपलब्ध ना हो, तब क्या किया जाएगा? तब वो सीजेएम को इस मामले को ट्रांसफर कर देगा कि अब सीजेएम उसको सुनवाई करेगा। और सीजेएम को वही पावर होगी इस मामले की सुनवाई करने के लिए जो पावर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश को या अपर सेशन न्यायाधीश को होती है, वही सारी की सारी पावर सीजेएम को इसमें होगी। ये रिक्ति वाली बात है। एक यहां पर अर्जेंट आवेदन का आवेदन दिया जा रहा है, उसको सुनवाई की जा रही है। एक और अर्जेंट आवेदन आएगा, लेकिन वहां पर रिक्तता यहां से भिन्न होगी। यहां पर स्थायी रिक्तता है, लेकिन वहां पर जो रिक्तता होगी वो टेम्परेरी होगी। अस्वस्थ होने के कारण, छुट्टी पे होने के कारण रिक्तता हो सकती है, वो आगे की सेक्शन में आएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन 9 पर, जो बताती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्याय कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक। सेक्शन 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। राज्य सरकार इतने अधिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करेगी। लेकिन उन न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? वो हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। यहां जो नियुक्ति होती है वो एम्पावर्ड किया जाता है, शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इस तरह की नियुक्तियां यहां होती हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, धारा 9 में। अब आते हैं कि धारा 10, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखिए, विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ये सिफारिश कर सकती है कि विशेष न्यायालय राज्य में स्थापित होने चाहिए। तो वहां विशेष न्यायालय स्थापित होंगे, और ये विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? वही उच्च न्यायालय। कितने वर्ष के लिए होंगे? 1 वर्ष के लिए। विशेष न्यायाधीश जब अपना कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने जिले में सर्वत्र अधिकारता होती है उस मामले को डील करने के लिए। या विशेष न्यायाधीश हो गए। 10 हो गई। धारा 11, 9, 10, 11।
हाँ, इसमें सेक्शन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बाद हमें सीजीएम कोर्ट को डील करना था सेक्शन 10 में, जो कि हम विशेष न्यायालय पे आगे जा रहे हैं। वो विशेष न्यायालय 11 में है, 11 में है। तो सीजीएम कौन नियुक्त करेगा? सीजीएम का अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट ही करता है। एक किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम बनाया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसी उनमें से एक जेएमएफसी को उस अपर सीजीएम भी बनाया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर जिला बड़ा है और उसमें कोई उपखंड है तो वहां उपखंड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी काम करेंगे। ठीक है, उपखंड में वो उपखंड को देखेंगे, लेकिन जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो पूरे जिले में होगा। ठीक, धारा 11 जो कि स्पेशल कोर्ट की हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम धारा 12 पर और 13 पर। लोकल जुरिडिक्शन द क्रिमिनल कोर्ट्स, जुडिशियल, ये जो अधिकारिता होगी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की जो लोकल जुरिडिक्शन होगी, उस लोकल जुरिडिक्शन को कैसे डिसाइड किया जाएगा? कौन डिसाइड करेगा उस लोकल जुरिडिक्शन को कि कौन मजिस्ट्रेट किस जुरिडिक्शन में काम करेगा? तो देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट का बॉस कौन होता है? सीजीएम। तो सीजीएम को यह अधिकारिता रहेगी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जो क्षेत्रीय अधिकारिता है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको डिसाइड करने की पावर किसके पास होगी? सीजीएम के पास होगी। वहीं यदि बात आती है एसडीएम और इनकी अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो इसकी अधिकारिता डीएम के पास है। ऐसे ही इनकी अधिकारिता, सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता सीजीएम के पास है। ठीक, अब आते हैं सबऑर्डिनेशन, सेक्शन 30, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कैसा सबऑर्डिनेशन होगा? देखिए, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। ओके। सेकंड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। आपने देखा होगा कि जिले में सेशन कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास काम करते हैं। तो इनका जो अधीनस्थता होती है, वो अधीनस्थता कैसे होती है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे हमने धारा 10 में पढ़ा है, इन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। अब मान लिया जाए, ऐसा नहीं है कि इस सेशन कोर्ट के उससे छूट गए हैं, लेकिन साधारण तरीके से सेशन कोर्ट के भी अधीनस्थ हैं, जबकि सीजीएम इनका जो बॉस है, इसके अधीनस्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सीजीएम के अधीनस्थ है, वह सीजीएम भी सेशन कोर्ट के अधीनस्थ है। ठीक, उपखंड में क्या होगा? अधीनस्थता। जो उपखंड में उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वहां के जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, वे सभी उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। लेकिन उपखंड में अन्य मजिस्ट्रेट सेम कैटेगरी के वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में वे उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ ना होकर के डायरेक्टली सीजीएम के अधीनस्थ होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आते हैं हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कैटेगरी पर। ठीक है, यहां पर कोई आपको ज्यादा अमेंडमेंट सरकार के द्वारा किया हुआ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज आपको यहां मिल जाएगी, और वो ये कि जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, इस एग्जीक्यूटिव पार्ट में सरकार के द्वारा काफी संशोधन किया गया है। इस एग्जीक्यूटिव पार्ट में सरकार के द्वारा
संशोधन ये किया गया है कि यहाँ पुलिस कमिश्नर और एसपी को सरकार अब इस नई बीएनएसएस में लेकर के आ गई है। धारा 14 सेक्शन 14 जो बात करती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय की बात करती है। जो आपने अभी देखे थे कि एक फंक्शन में थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरे फंक्शन में थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि जिले में डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डिवीजन में काम करने के लिए, अब एडीएम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इन सबका अपॉइंटमेंट राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक। लेकिन आपको कुछ आगे की सेक्शन में आगे कुछ और पता चलेगा, इसमें वो आगे की सेक्शन में आगे ही देखते चलेंगे। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जो सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट है वो है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दोनों एक ही कैटेगरी के मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक। तीसरी कैटेगरी में आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, ओके। अब चूंकि सरकार ने क्या किया है कि कुछ कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार ने यहां सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कुछ पावर दी गई है। देखिए, अभी आपको बताया था कि डीएम, एडीएम, एसडीएम सबकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार के पास और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सरकार अपनी जो पावर है एसडीएम को अपॉइंटमेंट करने की, उस पावर को जिला मजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर सकती है, प्रत्यायोजित कर सकती है कि वह एसडीएम के संबंध में जो सरकार के काम है, जो सरकार काम करेगी, वो काम सारे की सारे अपॉइंटमेंट के काम डीएम भी कर सकेंगे। ऐसा पावर डेलीगेशन के माध्यम से संभव हो सकता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि डेलीगेशन पावर क्या होती है, तो आप जुरिस्प्रूडेंस को उठाइए, वहां आपको मिलेगा कि डेलीगेशन यानी कि प्रत्यायोजित पावर का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजित पावर में कैसे काम किया जाता है। सेकंड, कि जो शक्तियां मजिस्ट्रेट के पास होती हैं, जैसे कि मान लिया जाए कहीं बलवा हो रहा है तो लाठीचार्ज करना है, उसके लिए हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मजिस्ट्रेट की परमिशन मिलने में विलंब होता है और पब्लिक जो ऑर्डर होता है उससे डिस्टर्ब होने की, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना अधिक होती है। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ धाराओं में डील करने के लिए, बेटर करने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको डीएम की कुछ शक्तियां दे दी गई हैं कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां ट्रांसफर की जाएंगी सरकार के द्वारा। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, चेन्नई, इन बड़े बड़े महानगरों में कमिश्नर होते हैं, पुलिस कमिश्नर, और इन पुलिस कमिश्नर के पास कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर भी होती है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर, अब यहाँ क्या, पहले जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर हुआ करती थी वो मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर क्षेत्र में ही हुआ करती थी, लेकिन अब नई बीएनएसएस आ जाने के बाद जो पुलिस कमिश्नर की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर थी जो सरकार के द्वारा उसे दी जाती थी, वो अब इसके लिए महानगर क्षेत्र का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां कहीं भी सरकार ने पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया है वहां सरकार
धारा 14 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां से कमिश्नर को विरहित कर सकती है, कमिश्नर में समाहित कर सकती है। लेकिन प्रश्न ये आता है, जनरल ऑडियंस ये प्रश्न कर सकती है कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियां सभी कमिश्नर के पास आ जाएंगी? नहीं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां कमिश्नर के पास कभी नहीं आती हैं। सरकार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को कुछ शक्तियां देती है जो मजिस्ट्रेट के पास होती है। कुछ शक्तियां, सारी शक्तियां नहीं, केवल कुछ शक्तियां। तो यहां मजिस्ट्रेट पहला इसमें था नहीं, लेकिन अब जुड़ गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स पुलिस कमिश्नर को डेलीगेट की जाएगी। अब आते हैं धारा 15 पर, जो हमें बताती है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट थे ना, उनके जैसे ही है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। लेकिन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे इसलिए हाईकोर्ट ने किया था। अब ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सरकार के अंडर में है, तो जनरल सी बात है कि सरकार निर्दिष्ट स्पेसिफाइड एरिया के लिए, स्पेसिफिक केसेस के लिए, विशेष मामलों के लिए, विशेष एरिया के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकेगी। कितने वर्ष के लिए? यहां पर जैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 ईयर के लिए थे, वैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कितने वर्ष के लिए काम करेंगे ये तो यहां सरकार की इच्छा पर डिपेंड करेगा। तो विशेष न्यायाधीशों, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, किसकी इच्छा पर किया जाएगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि ऐसा करने के लिए उचित समझती हैं तो ये कर सकती हैं, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब 16 और 17 और ये चैप्टर एंड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। 16 में लोकल जुरिडिक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे लोकल जुरिडिक्शंस आपकी धारा 12 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डिसाइड की थी, वैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिडिक्शन डीएम के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी कि इनकी लोकल जुरिडिक्शन क्या होगी, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि सेक्शन 17 और लास्ट सेक्शन है मजिस्ट्रेट की हायरार्की में। सबऑर्डिनेशन देखिए, जिले में प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। पहली बात आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ काम करेगा। ओके। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ ही हैं। जैसे प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के साधारण उसके सेशन कोर्ट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ थे, वैसे ही सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कार्य करेंगे। सरकार का भी इन पर कंट्रोल रहेगा। जैसे हाईकोर्ट का कंट्रोल रहता है, वैसे ही सरकार का कंट्रोल इन पर रहता है। आपको हमने ये 2 सेक्शन करके बताए थे कि सेशन जुडिशियल वर्क और एग्जीक्यूटिव वर्क। जुडिशियल वर्क के लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाईकोर्ट।
एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपको आज समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी हायरार्की होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मित्रों, आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और फिर मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा और अपना रखिएगा ख्याल, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से चालू रख सकें। नमस्कार।